अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज 13 मई और बुध का दिन है। अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहली खबर जो इंतहाई अहम है, कल रात को सुहेल खान अफरीदी की जानिब से जो एक अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद ये इतलात है कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं और इस बात के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान के इलाज के लिए या इमरान खान की रिहाई के लिए अब आगे किस किस्म का लाहे अमल बनाया जाएगा। और ये इतलात है कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत बाकायदा तौर पर नए तरीके से सफ बंदी करना चाहती है। सड़कों के ऊपर एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ अपना जोर और अपनी ताकत दिखाना चाहती है। अगर हुकूमत ने अपनी बातों को पूरा ना किया, अगर हुकूमत ने इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया, सुहेल खान अफरीदी ने कल वाज़ह तौर पर यह ऐलान कर दिया था और इस ऐलान के बाद अगर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता तो फिर ठीक 7 दिनों बाद अगले मंगल को सुहेल खान अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर क़यादत है, इनको बाकायदा तौर पर सीरियस इकदाम उठाना पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान की सेहत का मामला है। इमरान खान के कारकुनान, वर्कर, वोटर, सपोर्टर, खसूसी तौर पर इमरान खान का जो सोशल मीडिया है वो बड़े सख्त तरीन सवालात पूछ रहा है तहरीक इंसाफ की क़यादत से। वो ये सवालात पूछ रहे हैं कि आप लोगों को वोट मिला इमरान खान की वजह से, आप लोग सूबाई असम्बलियों में, नेशनल असम्बली में, सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं इमरान खान की वजह से, और इमरान खान की आंख तक डैमेज हो गई अडयाला जेल में, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों के पास कोई लाहे अमल क्यों नहीं है? आप लोग इमरान खान को रिहा करवाने के लिए सीरियस क्यों नहीं है? यहां तक बातें हो रही हैं। कल जब सुहेल खान अफरीदी गए अडयाला जेल के बाहर तो लोगों ने वहां पर बाकायदा तौर पर पोस्टर उठा रखे थे जहां पर लिखा हुआ था कि वो आजादी या मौत वाला कंटेनर कहां पे गया जो आपने बनाया था, उसको बाहर निकालना है या नहीं निकालना। ये सुहेल खान अफरीदी के सामने बाकायदा तौर पर लोगों ने नाराजगी का इजहार किया, लोगों ने अपनी मोहब्बत भी बड़ी दिखाई। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं इमरान खान के साथ। जो भी इमरान खान के लिए कुछ करेगा, इमरान खान के लिए वफादारी दिखाएगा, तगोदो करेगा, हिम्मत करेगा, जद्दोजहद करेगा, अवाम उसके साथ होगी। और जिसने इमरान खान के नाम पर वोट लेकर 2 नंबरी की, अवाम किसी भी सूरत उसके साथ खड़ी नहीं होगी। नाज़रीन किराम, आगे आ जाएं। IMF का वफद पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान का जो अगला बजट बनना है उस बजट में IMF के वफद की जानिब से बाकायदा तौर पर एक इनपुट होगी। तो आप अंदाजा लगा लें, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी IMF का प्रोग्राम था और इमरान खान की हुकूमत भी IMF के प्रोग्राम के अंदर गई थी। आज मैं आपको कुछ तफसील बताने लगा हूं कि किस सियासी पार्टी ने कितनी मरतबा IMF के प्रोग्राम को लिया। यह आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने 7 मरतबा IMF के प्रोग्राम को लिया। ठीक है जी, यानी कि IMF से कर्जा लिया। उसके बाद 5 मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने IMF से कर्जा लिया और 1 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF से कर्जा लिया। यानी कि 12 मरतबा मौजूदा हुकूमत ने कर्जा लिया है और 1 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और अभी भी मौजूदा हुकूमत कहती है कि भाई अगले 25 साल लगेंगे मईशत को ठीक करने के लिए। आप अंदाजा लगा लें अब पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त टोटल कर्ज कितना है और कहां कहां से हमने कितना कितना कर्ज उठा रखा है। यह पाकिस्तान की वजारत खजाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक और IMF के डाटे के मुताबिक जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस वक्त तक जो टोटल कर्जा हमने IMF से लिया हुआ है वो 31 अरब डॉलर है। उसमें से कुछ हमने वापस कर दिया है और जो बकिया रहता है वो अराउंड 26 अरब डॉलर है, जिसमें असल रकम भी है और सूद भी है। अब आगे आ जाएं, जो दीगर बड़े आलमी अदारे हैं जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ है, टॉप पे है वर्ल्ड बैंक। उनसे हमने तकरीबन राउंड अबाउट 39 अरब डॉलर कर्जा लिया हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने तकरीबन 7 अरब डॉलर कर्जा लिया हुआ है। चाइना से हमने तकरीबन 26 अरब डॉलर कर्जा लिया हुआ है। सऊदी अरेबिया से 4.5 अरब डॉलर, जो कि अब बढ़ गया है। नीचे आप देख सकते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात का 3 अरब डॉलर है, ये हमने वापस कर दिया है और ये आप ऐड कर लें सऊदी अरब के अंदर। जापान से भी तकरीबन 3 अरब डॉलर और दीगर जो ममालिक हैं, जो अदारे हैं, कुवैत, कतर, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, उनसे हमने 6.5 अरब डॉलर कर्जा लिया हुआ है। और ये कुल रकम जो बैरूनी जराए हैं ये कुल मिलाकर बनती है 120 अरब डॉलर। आप अंदाजा लगा लें, इस 120 अरब डॉलर में तकरीबन आप कह लें कि 6 अरब डॉलर कर्जा
इमरान खान की हुकूमत ने लिया था, 6.5 अरब डॉलर, और बाकी सारे का सारा कर्जा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, और जो हमारे फौजी अदवार रहे हैं जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, जनरल ज़ियाउल हक का दौर था और जनरल अयूब खान का दौर था, उन्होंने भी आईएमएफ को ज्वाइन किया, उन्होंने भी आईएमएफ से कर्जे लिए थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से इस गरीब मुल्क की आवाम को नोचा गया है कि आईएमएफ से 120 अरब डॉलर हमने लिया हुआ है। बताएं, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया कि हम कह सकेंगे ओहो क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान के अंदर सेहत का निज़ाम ठीक हो गया है, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का निज़ाम ठीक हो गया है, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो गई है, हमारा पुलिस का महकमा ठीक हो गया, या जो दीगर महकमे हमारे वो ठीक हो गए। बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए, लेकिन ये कर्ज ले लेके पता नहीं हम कहां कहां हमने लगा दिए। अरबों रुपए के हम जहाज ले रहे हैं, करोड़ों रुपए की हम माशाल्लाह चेयरमैन के लिए गाड़ियां ले रही हैं। एसी डीसी जो हमारे होते हैं उनके नीचे जो गाड़ियां होती हैं वो आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो हम कर्ज लेते हैं ये जाता कहां पे है। आगे आ जाए जी, एक और खबर है, और ये खबर दी है इंसार अब्बासी ने। पाकिस्तान की मईशत के गेम चेंजर एक अदारा बना था SIFC, उस अदारे के बारे में कहा गया था कि यह खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखेगा कि कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है, कैसे पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को आसान बनाया जा सकता है, और कैसे दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को इस बात पे कन्विंस किया जा सके कि आप पाकिस्तान के अंदर आए और आकर इन्वेस्ट करें। इंसार अब्बासी साहब की खबर है कि अपेक्स कमेटी जो है SIFC की पिछले 16 माह से खामोश है। आखिरी इजलास वजीर आजम की सदारत में जनवरी 2025 में हुआ और उसके बाद कोई बड़ा इजलास इस कमेटी का या SIFC के नीचे जो है वो अभी तक नहीं हुआ। नाज़रीन किराम, आगे आजे महमूद खान अचकजई और मौलाना फजल रहमान की पिछले 24 घंटों में दूसरी मुलाकात हुई है और यह मुलाकात इंतहाई अहम है। महमूद खान अचकजई के ऊपर भी इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आया आपने इमरान खान को रिहा करवाने के लिए कोई तहरीक चलानी है या नहीं चलानी। अंदर सोहेल खान अफरीदी इमरान खान को कोई पैगाम भेजते हैं तो इमरान खान कहते हैं कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मशवरा किए बगैर कुछ भी नहीं करना। तो महमूद खान अचकजई जरा थोड़े से मुतहर्रक नजर आते हैं। अब आने वाले दिनों में देखना है कि ये मुतहर्रक इमरान खान की वजह से है या किसी और वजह से, क्योंकि आगे इतलात है कि तरमीम भी आ रही है, तो तरमीम के अंदर भी मामला जो है वो हो सकते हैं जिस पर मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू शनीद जो है वो जारी हो। एक और खबर है और वो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNAs जो कमेटियों के अंदर थे। खबर ये है कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास, इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली और सेनेटर्स ने राब्ता किया है और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आगे बजट आने वाला है, बड़े अहम तरीन मामलात हैं, मुल्की मामलात हैं और हमें कमेटियों के अंदर वापस जाना चाहिए। तो आगे से अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई ने जवाब दिया है कि यह फैसला इमरान खान का था और इमरान खान इस फैसले को वापस ले सकते हैं। इमरान खान ने तो यहां तक कहा था कमेटियों से भी बाहर निकले और जो गाड़ियां तुम लोगों के पास हैं वो भी गाड़ियां भी चाबियां भी वापस करो, ठीक है। और आगे से महमूद खान अचकजई ने उन्होंने ये कहा कि भाई इमरान खान ये फैसला वापस ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो जो बंदा कमेटियों के अंदर वापस जाना चाहता है उनका नाम लिखकर एक लिस्ट अडयाला जेल इमरान खान के पास भेजी जाए, तो फिर इमरान खान बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या मैं अपना फैसला वापस लेता हूं या अपने फैसले के ऊपर ही मैं खड़ा रहूंगा। आगे आ जाइए, एक सहाफी ने JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से सवाल पूछा कि अगर नेशनल गवर्नमेंट बनती है, अगर कौमी हुकूमत बनती है तो क्या JUI उसको सपोर्ट करेगी। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि कौमी हुकूमत तो उस सूरत में बनेगी कि जब पहले इमरान खान को रिहा किया जाएगा, जब पहले इमरान खान को छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर तो सब कुछ बड़ा पसंद है, इमरान खान के बगैर तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कौमी हुकूमत तो तब बनेगी जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का भी हिस्सा होगा और उसके लिए इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, यानी कि इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी खबर है। आज वजारत दाखिला के ममलकत वजारत दाखिला तलाल चौधरी साहब ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ के एक MNA है इकबाल अफरीदी, उनके साहबजादे हैं, उनको ब्लू पासपोर्ट मिला और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और बाहर जाकर उन्होंने वहां पर असाइलम अप्लाई किया, असाइलम ले लिया कि जी मुझे आप सियासी पनाह दे दे। तो इस हवाले से MNA इकबाल अफरीदी से सवाल पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने कहा कि बताएं कि पाकिस्तान के अंदर से सैकड़ों कंपनियां बिजनेस बंद करके क्यों जा चुकी हैं,
क्या पाकिस्तान के अंदर अमन है? क्या पाकिस्तान के अंदर चादर चारद्वारी का तकद्दस पमाल नहीं किया जाता? क्या हमारे लोगों के ऊपर FIR नहीं की जाती? उन्होंने कहा कि सूरत हाल के अंदर लोग क्या करें जब आपको अमन नहीं मिलेगा, जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो फिर यही है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। उन्होंने यहां तक कह दिया, उन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे भी जिस दिन ये एहसास हो गया, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इमरान खान को इन्होंने रिहा नहीं करना, उन्होंने कहा कि फिर हम भी जो है मतलब कि इसी तरफ जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर हम समझेंगे कि ये मुल्क जो है वो रहने के काबिल नहीं रहा। तो नाज़रीन किराम, इस हवाले से आप खुद जरा सोचें। बल्कि एक और मिसाल आप देख लें, ये नवीद सती साहब हैं जी, वो कहते हैं कि राशिद नसरुल्ला ये मरियम नवाज के साथ होते हैं, नून लीग के आप कह लें कि नौजवान रहनुमा है, वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, वजीर आला मरियम नवाज हैं, उनके साथ साथ ये माशाल्लाह चलते भी हैं। उनके भाई ने कनाडा के अंदर सियासी पनाह की दरखास्त दी है। आप अंदाजा लगा लें कि भाई पंजाब हुकूमत में वजीर है और दूसरे भाई को पाकिस्तान के अंदर खतरा है। तो ये सिर्फ बात PTI की या नून लीग की किसी और की नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स, पाकिस्तान की बात भी नहीं है, हिंदुस्तान की बात लगा लें, आप किसी और मुल्क की बात लगा लें कि कोई बंदा मिसाल के तौर पर श्रीलंका के अंदर आता है, उसको लगता है कि मेरी जान मेरे मुल्क के अंदर महफूज नहीं है, तो वो क्या करता है, वो किसी और मुल्क के अंदर जाता है और वहां पर जाकर सियासी पनाह लेता है, किसी ऐसे मुल्क के अंदर जिसके बारे में उसको पता है कि यहां पर भाई आइन और कानून नाम की कोई चीज है, यहां पर इंसाफ मिलता है, तो लोग वहां पर जाकर फिर सियासी पनाह ले लेते हैं। तो ये सारे का सारा मुद्दा है। अब जरा आगे आ जाए जी। 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर एक पैगाम पहुंचा दिया गया, और पैगाम किसके थ्रू पहुंचाया गया है? मुनीब फरूक के थ्रू। सुनिएगा जरा गौर से। मुनीब फरूक ने अपने व्लॉग के अंदर ये बातें की। वो कहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम में वो तमाम नकात शामिल कर दिए गए हैं जो पिछली आईनी तरमीम में रह गए थे। इसमें मुबैना तौर पर वोटर कोरम भी तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जबकि सूबों के वसाइल कम करके वफाक को दिए जाएंगे, क्योंकि IMF की जानिब से भी यही एतराज सामने आ रहा है। इसके अलावा जानबूझकर तमाम इमरजेंसी इख्तियारात पार्लियामेंट से लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे ताकि अपनी मर्जी से फैसले करवाए जा सकें। अमीनुद्दीन खान बैठे हुए हैं, जो मर्जी जो दिल किया वो फैसला आईनी अदालत जो है वो कर देगी। मजीद जो पीपल्स पार्टी के लिए पैगाम है उसको जरा गौर से सुने। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर गुस्सा है कि जब ओहदे एंजॉय करने थे तो तब पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट, सदर, गवर्नर और वजीर आला समेत तमाम अहम ओहदे एंजॉय किए, लेकिन अब जब वसाइल कम करके वफाक को दिए जाने की बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी इस मामले पर अड़ गई है। हालांकि पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर यह आईनी तरमीम मुमकिन भी नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी हमायत नहीं करती तो यह आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती, 2/3 मेजोरिटी बन ही नहीं सकती। तो अब पीपल्स पार्टी को जरा सीधा करने के लिए बहुत सी चीजें खुल गई हैं। एक वो पिंकी वाला मामला भी, आज तो बाकायदा तौर पर वो पिंकी साहिबा की वीडियो आई है, पुलिस वाले जाते हैं और बड़े आराम से उनको गिरफ्तार करते हैं, खुद वो आती हैं और खुद वो दरवाजा खोलती हैं। दुनिया न्यूज के क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि ड्रग डीलर पिंकी के पास कराची में 2 लेबोरेटरीज हैं, वो खाम माल मंगवाती थी और लेबोरेटरीज में आइस के अलावा और दीगर चीजें बनवाकर अपना लेबल लगवाती थी, और इस केस में बहुत हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, ये लोग खरीदार हैं या फिर बेचने वाले हैं, अंदाजा लगा लें। फैसल सलीम सेनेटर, उन्होंने कहा कि DGFA ये आकर बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को सप्लाई कर रही थी, मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए, किस जज, किस ब्यूरोक्रेट या किस पार्लियामेंटेरियंस को मुंशियात सप्लाई की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना मैं कहता कि जिस जज ने अनमोल को जमानत दी है उसका चेकअप करवाया जाए कि उसको जमानत क्यों मिली। आप अंदाजा लगा लें कि आराम से उसको जमानत मिल गई। अभी तो यह शुक्र करें कि वो खुद गई है अदालत चल के, कहीं जज नहीं पहुंच गया उसके घर उसको जमानत देने के लिए। निजाम तो हमारा ऐसा ही है ना कि ताकतवर के तो नीचे माशाल्लाह निजाम हमारा ऐसे लेटता जैसे लेले लेटते हैं छुरी के नीचे। ये सारे का सारा हिसाब किताब है। जो सिंध के वजीर दाखिला हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी पिंकी वाकया पर शर्मिंदा हूं, अफसुर्दा हूं, हैरान हूं। उन्होंने कहा कि यह तो उसकी मेहरबानी है कि कहीं वो कल अदालत से भाग नहीं गई। हम खतून मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी दरखास्त देंगे, ये हमारे लिए टेस्ट केस है, इंशाल्लाह इसकी जमानत नहीं होगी। हालांकि जमानत जो है वो हो चुकी है, आप अंदाजा लगा लें। मुश्ताक सरकी, उन्होंने वकार बग्गा के साथ इंटरव्यू देते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले एक बड़े चैनल के मालिक कराची डिफेंस के इलाके में अपनी गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ में बियर लिए जा रहे थे। पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस को गालियां दी और फिर उस चैनल पर खबर चल रही थी
कि कराची साउथ में मंशियात का धंधा हो रहा है। ये आप अंदाजा लगा लें कि ये क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर बरकत नहीं है। तो जहां पर जुल्म हो, नाइंसाफी हो, दो नंबरियां हो, वहां पर बरकत कैसे आ सकती है। आगे आ जाए जी, ये एक सारफ हैं जिनका नाम है मुजम्मल। उन्होंने एक वीडियो शेयर की कि जी ये कचहरी चौक है गालिबन रावलपिंडी के अंदर, उसको अपग्रेड कर दिया गया और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। और नीचे उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की एक जो वीडियो भी लगा दी और उसके ऊपर मरियम नवाज साहबा ने लिखा कि मेड इन 179 डेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत से लोगों ने इस बात पे इतराज किया कि जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, उसको कभी भी मेड इन नहीं लिखा जाता, उसको लिखा जाता है कि इतनी देर में इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इतनी देर में ये चीज बनकर कंप्लीट हो गई है, मेड इन इसके अंदर नहीं लिखा जाता। और दूसरा एतराज लोगों ने ये लगाया है, वो जिस बंदे ने मुजम्मल ने वीडियो लगाई उसकी वीडियो के नीचे बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है मेड विद एआई, ठीक है। अब पता नहीं उसने ये वीडियो एआई से बनवाई है या इस वीडियो के ऊपर जो कैप्शन लिखा हुआ है वो एआई से बनवाया है, लेकिन नीचे ये जरूर लिखा हुआ है कि भाई ये एआई से बनी हुई है। अगर तो वीडियो एआई की है फिर तो इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि अगर वीडियो एआई से बनी हुई है। तो उम्मीद है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इसके ऊपर कमेंट करने से पहले चेक जरूर किया होगा कि आया ये वाकई मंसूबा बन भी गया है या नहीं बन गया, और अगर बन गया है तो ये वीडियो भी ओरिजिनल है या कहीं एआई से तो नहीं बनी हुई। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक खातून रहनुमा है आमना शेख, उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर एक स्टेटमेंट दी। कहती हैं कि मुझे अपनी मिट्टी से इतनी मोहब्बत है कि मेरी रूह कांप जाती है। गौर से सुनिएगा, मुझे अपनी मिट्टी से इतनी मोहब्बत है कि मेरी रूह कांप जाती है जब याद आता है कि मैं आराम से सोई हुई थी और हमारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सजदे में गिरकर जंग के ऑर्डर दे रहा था। इसमें रूह कांप जाने वाली कौन सी बात है? खुदा का वास्ता थोड़ा सा जरा सोच लिया करें कि अल्फाज आपने कैसे। रूह तब कांपती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए, जब आपके साथ नाइंसाफी हो जाए, जब आपके चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया जाए, जब आपके साथ जुल्म किया जाए, जब आपकी आंखों के सामने नाइंसाफी हो रही हो, तब इंसान की रूह कांप जाती है कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है। ये रूह कांपने वाले मनाजर नहीं थे, ये सजदा शुक्र वाले मनाजर थे कि अल्लाह का शुक्र अदा करना था कि हमने हिंदुस्तान को नाको चने चबुआ दिए। तो ये बराए करम, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्यों किया, बहरहाल वो मुझे इमरान खान का फिर वो याद आ जाती है स्टेटमेंट की, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो बराए करम इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि जब आप तकरीर करें तो कोशिश किया करें, अगर नहीं आती करनी तो लिखवा लिया करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स लिखी हुई भी पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आगे आ जाए जी, पंजाब के अंदर ही एक और बहुत बड़ी वारदात डाली जा रही है। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली के मेंबर हैं नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने कहा जी पेक्टा के नाम से पंजाब में एक अथॉरिटी बनी है, जो डायरेक्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें 15-15 लाख रुपए हैं। जो सुथरा पंजाब है उसमें महाना अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और एक नई फोर्स बना रहे हैं पंजाब के अंदर कि जो बंदा पंजाब के अंदर दाखिल होगा और जो पंजाब से बाहर निकलेगा, ये नई फोर्स उसको चेक करेगी और वो बंदा ब्लैकमेल होगा। उन्होंने कहा कि शहर से बाहर निकले तो सबसे पहले एक्साइज का नाका नजर आता है, उसके बाद एलीट फोर्स, उसके बाद कस्टम, फिर डॉल्फिन फोर्स और फिर मोटरवे के ऊपर पुलिस खड़ी होती है। दुनिया भर में कवानीन अवाम को सुकून देने के लिए होते हैं, मुआशरे में तवाज़ुन बरकरार करने के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को अजियत दे रहे। मजीद कहा कि एक छोटी सी दुकान को ले लें तो वहां पर लेबर इंस्पेक्टर जाता है, तो उसके बाद फूड इंस्पेक्टर आ जाता है, वो जाता है तो एनवायरमेंटल का इंस्पेक्टर आ जाता है। इन्होंने मंसूबा बना लिया है कि पंजाब को पुलिस और करप्ट निजाम से चलाना है। मजीद कहा कि मैं हैरान हूं कि आप 300 लोग अपनी वजीर आला को खुदा समझते हैं जो बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर, आप उसको बताने से डरते हैं कि इसके ये कवानीन अवाम के लिए वबाले जान बन रहे हैं। ये सारी की सारी बातें नदीम कुरैशी ने की। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी रात को लाइव सेशन में। तब तक लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।